हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुमनाज आईएएस। स्वागत है आप सभी का। ठीक है? चलिए, वक्त ज़ाया ना करते स्टार्ट करते हैं कि अगर आप पीएससी क्लास 1 एंड 2 की 20th ऑफ अप्रैल 2025 वाली एग्जाम अपीयर कर रहे हो, तो आपके लिए गुजरात स्पेसिफिक कुछ चीज़ें करके जाना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेट्स से गुजरात का हिस्ट्री, दूसरा गुजरात का कल्चर, तीसरा गुजरात का ज्योग्राफी। ये जो 3 स्टैटिक पोर्शन है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फोर्थ इज़ गुजरात का करंट अफेयर्स, जिसके सब पार्ट हो सकते हैं। एक होता है गुजरात का इन जनरल करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में आता है, उसके अलावा गुजरात का इकोनॉमिक सर्वे और उसके अलावा आता है गुजरात का बजट। ठीक, तो ये 5 से 6 चीज़ें गुजरात की आपको स्पेसिफिकली करके जानी रहेगी। इसका ऑन एन एवरेज वेटेज आउट ऑफ 200 इन टोटल 40 से 50 मार्क्स का हो सकता है इन टोटल। ठीक है, सब चीज़ मिला के गुजरात हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इको सर्वे, बजट सब चीज़ मिला के 50 मार्क्स तक का तो हो ही सकता है। ये 25% तो स्टेट का आपको पूछेंगे ही पूछेंगे ये एग्ज़ाम में। तो ये एक एक चीज़ जो आपको करके जानी चाहिए। इसमें से ऑलरेडी हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, हो जाएँगे खत्म। ज्योग्राफी के चल रहा है, मैप वाइज़ क्वेश्चंस सॉरी लेक्चर्स हो जाएँगे खत्म, नॉट एन इश्यू। करंट अफेयर्स हम लोग मोर देन 50% खत्म कर चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खत्म कर चुके हैं। 1-2 दिन में हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 भी खत्म कर लेंगे ऐसा, ठीक है? तो आपका जैसे मैंने बोला था ऑथेंटिकेट सोर्सेज़ से, पाक्षिक के से, न्यूज़पेपर से और उसके अलावा आपके सीएमओ के वेबसाइट से, वहाँ से आपका ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? दैट इज़ फॉर श्योर। गुजरात इकोनॉमी की लेकर बात करें तो ये 2 चीज़ें, बजट और सर्वे। तो बजट का ऑलरेडी मैंने सेशन अपलोड करके रखा है यूट्यूब चैनल के। यूपीएससी एंड जीपीएससी करंट अफेयर्स सेशन की सीरीज में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको गुजरात का बजट का सेशन मिल जाएगा, तो जो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करके रखा है, ठीक है? तो आपका बाकी रहता है ये छोटा-सा पोर्शन, दैट इज़ इकोनॉमिक सर्वे। अब ऐसा है कि आउट ऑफ 200 क्वेश्चन आपको ये अंदाज़ा थोड़ा बहुत होना चाहिए कि भी कितना आ सकता है ऐसा है, ठीक है? तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है इकोनॉमिक सर्वे से, मैक्सिमम बोल रहा हूँ वो भी ऐसा है, ठीक है? क्या पता 1 भी आए, तो 2 से 3 तो मैक्सिमम आ सकता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन एक तो आते नहीं है ऐसा, ठीक है? पर हाँ, थोड़ा चीज़ अगर करने से मार्क्स फेच हो सकते हैं, तो भी कर लो ऐसा है, ठीक है? जनरली ये जो सामाजिक आर्थिक समीक्षा लिखा हुआ है, जनरली ये इकोनॉमिक सर्वे से या तो डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं या तो फिर ट्रेंड वाले क्वेश्चन आते हैं। भई गुजरात का ग्रोथ बढ़ा है, घटा है, किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से घटा, या तो फिर डेटा वाले कि भई कितने परसेंटेज ये वाला रहता है, या तो फिर फैक्ट बेस्ड रहता है। फैक्ट बेस्ड है गुजरात का रैंकिंग वगैरह को लेकर पूछ ली। तो मोटा-मोटी तौर पे ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे है, कोई चीज़ का पिछले साल का पूरा सर्वे है इकोनॉमी का, तो वो आपका डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड ही रहेगा। ठीक है? तो रेयरली इसमें ऐसा सोचना कि भई कुछ कांसेप्ट आपको जानने या सीखने मिलेगा, नहीं। हाँ, ट्रेंड और डेटा फेच कर लेंगे इकोनॉमिक सर्वे से ऐसा, ठीक है? वो भी 2-3 मार्क्स काम लगा, वो काम लगा ऐसा, ठीक है? चीज़ें एटलीस्ट एलिमिनेट करने में तो काम गारंटीड तौर पे लगेगा ऐसा, ठीक है? चलिए, तो चालू करते हैं, क्विकली गो थ्रू कर लेंगे पूरा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? 2 से 5 सेशन, 4 से 5 सेशन कर लेंगे जिसमें क्विकली गो थ्रू कर लेंगे ऐसा, ठीक है? 4 से 5 सेशन किस तरीके से रहेंगे सर्वे के? पहला आपका सेशन रहेगा गुजरात की इकोनॉमी का ओवरव्यू, ठीक है? ओवरव्यू पहले इसलिए ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आ जाए, ठीक है? दूसरा सेशन रहेगा अपने पॉपुलेशन का, डेमोग्राफिक जिसको बोलते हैं, डेमोग्राफिक एनालिसिस रहेगा। तीसरा सेशन हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर का। चौथा सेशन करेंगे हम लोग, देख लीजिए जैसे इंडेक्स में ही देखोगे ना तो आप पता चल जाएगा सर्वे की। चौथा सेशन आपका रहेगा इंडस्ट्रीज का। पांचवा सेशन हम लोग फटाफट कर लेंगे इंफ्रा का। और छठा कर लेंगे सोशल सेक्टर का। इस तरीके से 6 सेशन में पूरा का पूरा सर्वे के काम की चीज़ें कर लेंगे ऐसा, ठीक है? तो आपको क्विकली एग्ज़ाम में काम लग पाए, ठीक है? चलिए, उसमें से आज फर्स्ट सेशन से स्टार्ट करते हैं। गुजरात का इकोनॉमिक ओवरव्यू कि भई किस तरीके से गुजरात की इकोनॉमी के अलग-अलग चीज़ों के बारे में सर्वे के ये 7-8 पेजेज़ में लिखा हुआ है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें मैं ऑब्वियसली मैं आपको ऐड ऑन करके ही बताऊँगा, ठीक है? वो ऐड ऑन करके हमेशा की तरह बताऊँगा ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट हो आपका। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बजट में या फिर सर्वे में जितना दिया हो वहीं तक हमारी बात सीमित है। तो डायरेक्टली मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं।
जिनको गुजराती नहीं समझ आता, नॉट एन इश्यू, या मैं वैसे भी हिंदी में बोल रहा हूँ और वैसे भी मैं इंग्लिश में लिखूँगा, तो गुजराती, नॉन गुजराती सारी जनता को यहाँ पे समझ में आ जाए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि भई स्टेट का इकोनॉमी के बारे में इन लोगों ने क्या बोला हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहला ल यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि देशના રાજ્યો પૈકી સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવતું રાજ્ય છે। तो સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો तो कितना है कोस्ट लाइन? तो पहले ऐसा था 1600 किलोमीटर हम लोग बोलते थे, ठीक है? अभी न्यूज़ में आया था, उसके बेसिस पे इन लोगों ने जो सर्वे की मेथड चेंज की हुई है, वो है 2340 किलोमीटर। 340 किलोमीटर जितना गुजरात का कोस्ट लाइन है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट है, पर इसके रैंकिंग में, तो स्टेट के रैंकिंग में लॉन्गेस्ट है। इन जनरल अगर बोला जाए तो अंडमान निकोबार, तो आपका यूटी केंद्र शासित प्रदेश जे તમારો એની સૌથી લાંબી કોસ્ટ, ठीक? चलिए, एक चीज़ मैं क्लियरली मेंशन कर दूँ, अगर अगर आप एकदम एकदम फ्रेशर हो, ठीक है? चीज़ों का आइडिया नहीं है, कोस्ट लाइन क्या, जीडीपी क्या, जीएसडीपी क्या, फूड सेफ्टी वगैरह-वगैरह, तो ब्लैंक जाएगा पूरा सेशन। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए सारी चीज़ों का, ऐसा है, ठीक है? क्योंकि सर्वे पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक से चीज़ें यहाँ पे समझा नहीं पाऊँगा, ऐसा, ठीक है? तो स्टेट, यूटी जो मैं फट-फट बोल रहा हूँ, अंडमान निकोबार, तो ऑब्वियसली आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है पहला डेटा, आराम से याद रख लेना, ठीक है? दूसरी लाइन में कुछ लिखा हुआ है कि इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखें और इंडिया की टोटल ज़मीन, लैंड एरिया देखें, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में गुजरात कितना होल्ड करता है। तो इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन है, उसमें से गुजरात 5% जितनी पॉपुलेशन होल्ड करता है, और इंडिया की जितनी ज़मीन है, इंडिया की ज़मीन जैसे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना है, जिसमें से गुजरात 1.92 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया होल्ड करता है, ठीक है? तो वो कितना है? वो पूरे इंडिया का 6% होल्ड करता है, ठीक है? तो 5% 6% किसका? पॉपुलेशन का और लैंड एरिया का, ध्यान में रखिएगा। इंडिया का जितना भी जीडीपी है, उसमें गुजरात का कंट्रीब्यूशन 8% जितना है। ऐसा वाला डेटा है ना, पास्ट के बहुत सारे क्लास 1-2 के एग्ज़ाम में पूछा जाको, डायरेक्ट नहीं पूछते, वन ऑफ द स्टेटमेंट हो सकता है ऐसा, ठीक है? गुजरात का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है? 8% जी। ईज़ी टू रिमेंबर, याद रह जाएगा। मतलब काइंड ऑफ वो पिक्टोरियल मेमोरी के बेसिस पे याद रखो। इसकी है ना, कहीं पे अलग से ऐसे नोट्स बनाने मत जाना कि पूरा बाद में रिवाइज़ करना पड़े। एक रफ पेज लेके बैठो और मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, वैसे रफ में लिखते जाओ। तो क्या, एक तो देखते जाओगे वीडियो से, दूसरा सुनते जाओगे और हाथ से लिखते जाओगे, तो ट्रिपल टाइम मेमोरी में स्टोर ऑटोमेटिक, तो उसको बाय फ़ोर्स, एक चीज़ मैं बोल दूँ, बाय फ़ोर्स ये कोई भी डेटा याद रखने की ट्राई मत करना कि 5% था, 6% था, 8, कुछ बाय फ़ोर्स याद मत रखना। बस सुनो, देखो और रफली लिखते जाओ, ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम में याद आ जाता है ऐसा, ठीक है? मतलब थोड़ा मसल मेमोरी पे, ये सुनने वाली हियरिंग मेमोरी पे थोड़ा भरोसा रखना अपना, ठीक है? तो बाय फ़ोर्स एक भी डेटा याद नहीं रखना हो। वापस से जब एग्ज़ाम में वो पेपर में वो डेटा देखोगे ना, तो आपको याद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा है, लेक्चर चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा डेटा ये ध्यान में रखिएगा कि भई 5% पॉपुलेशन, 5% कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में, 6% कंट्रीब्यूशन है लैंड एरिया में, और 8.2% कंट्रीब्यूशन उसके जीडीपी में, किसके? इंडिया के। ठीक है? चलिए, तो ये यहाँ पे एक्सेस कुछ काम का नहीं है, इसको बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। यहाँ पे गुजरात का कहीं न कहीं मेजर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है अलग-अलग सेक्टर्स में, ठीक है? तो पहला यहाँ पे देखते हैं कि लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स इंडेक्स करके कुछ चीज़ आती है। लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो लीड्स इंडेक्स में गुजरात का क्या रोल या फिर रैंकिंग वगैरह है? तो ऐसा है कि लीड इंडेक्स में 2024 में गुजरात ने अचीवर सीरीज़ में, मतलब अचीवर वाले कैटेगरी में टॉप रैंक पाया हुआ है ऐसा, ठीक है? कुछ स्थान पर रही हुई है, तो टॉप रैंक पाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 3 साल से ये टॉप पे ही रह रहा है, ठीक है? चलो, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तो क्या ही करेंगे, यहाँ तो क्या पता चला? पता चलना था ये कि भई लीड्स इंडेक्स क्या है, उसमें किस तरीके से चीज़ें होती है वगैरह-वगैरह-वगैरह ऐसे, ठीक है? तो ये जो 2024 वाला जो लीड्स इंडेक्स था ना, वो छठा छठी बार पब्लिश हुआ लीड्स इंडेक्स था। तो भई कौन पब्लिश करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पब्लिश करता है, ठीक है? किस चीज़ के लिए या फिर क्या चीज़ देखता है? तो ये देखता है कि भई इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की कॉम्पिटिशन थोड़ी हेल्थीली बरकरार रहे, ठीक है? लॉजिस्टिक्स में से यहाँ से वहाँ पहुँचाना, हाईवे, रेलवे वगैरह-वगैरह, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउस, तो हर एक स्टेट अपना लॉजिस्टिक्स
बेटर तरीके से मेंटेन कर पाए ना, ये उसका पर्पस है, इसलिए ये रैंकिंग हेल्दी कंपटीशन के लिए निकालता है ऐसा, ठीक है? चलिए, ये किसके बेसिस पे उसने निकाला हुआ है? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक निकालता है। के बेसिस पे इन्होंने अब हम लोगों ने हमारे कंट्री में चालू किया हुआ है लीड्स इंडेक्स, ठीक है? ध्यान में रखना। 4 अलग-अलग पैरामीटर्स पे ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट इज़ लॉजिस्टिक्स का इंफ्रा अपने पास कैसा है? हाइवेज़ कैसे है, वेयरहाउस कैसे है, ट्रक्स वगैरह है, रेलवे है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो लॉजिस्टिक्स का इंफ्रा कैसा है? लॉजिस्टिक्स की सर्विस हम लोग किस तरीके से दे रहे हैं? सर्विस मतलब सारे कागज-पत्तर सही तरीके से मिल जा रहे हैं, अप्रूवल मिल जा रहा है, फटाफट जा रहा है, वगैरह एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? तो लॉजिस्टिक्स की सर्विस हम लोग किस तरीके से दे रहे हैं? उसके अलावा हमारा ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? क्लीन है, तुरंत पहुँच जा पा रहा है, ऑपरेशंस में क्रेन वगैरह सब सब कुछ ठीक-ठाक है, वहाँ पे पहुँचने के बाद वेट तो नहीं करना पड़ रहा, ठीक है? सामान लोड या फिर अनलोड करने में तो हमारा ऑपरेशन कैसा है, मज़दूर हमको मिल जा रहे हैं, लेबर्स वगैरह, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड टाइमली हो पा रहा है, ओवर द टाइम सर्विस ठीक मिल रही है, वो सारी चीज़ें। तो ऑपरेटिंग और रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट हमारा किस तरीके से है? ऑफिसेज़ में ज़्यादा तो टाइम नहीं लग रहा है फॉर्म भरने के बाद अप्रूवल मिलने में। ऐसी कुछ चीज़ ऐसा है, ठीक है? और बाद में हम लोगों ने ऐड किया था 2024 में पहली बार ये वाला पैरामीटर जो है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। बढ़िया है, अब से हम लोग ज़्यादा ट्रक्स भेजने पे या फिर ज़्यादा सामान भेजने पे या फिर ज़्यादा शिपिंग में चीज़ें लोड अनलोड कार्गो सर्विस से भी ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स मतलब हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं भाई? ऐसा तो नहीं है कि भई ₹10 का सामान भेजने में हम लोगों ने ₹12 का पेट्रोल जला दिया, ठीक है? तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान रखिएगा लीड्स इंडेक्स के बारे में। लॉजिस्टिक्स इज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ऐसा, ठीक है? अलग-अलग कैटेगरी में स्टेट को ये देता है। कोस्टल स्टेट को अलग से रैंकिंग देता है क्योंकि उनके पास दरिया है, तो लॉजिस्टिक्स ज़्यादा होगा दैट इज़ ऑब्वियस। लैंडलॉक्ड स्टेट को अलग से देता है ये रैंकिंग, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अलग से रैंकिंग देता है और यूटीज़ को अलग से रैंकिंग देता है, ठीक है? तो ये लीड्स इंडेक्स के बारे बारे में इतना देख लीजिए, जान लीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो ये पहला हुआ आपका लीड्स इंडेक्स, ठीक है? निकाल देता हूँ चीज़ों को, मुझे बार-बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अगर आपको कुछ काम हो तो क्या बोलते हैं, स्क्रीन पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बार-बार काम पड़ेगा ब्लैंक स्क्रीन का, कि एक पेज पे हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगा आपका, ठीक है? दैट्स व्हाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला हम लोगों ने कर दिया लीड्स इंडेक्स, दूसरे यहाँ पे लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 2020-21 માં 69ના સ્કોરની સરખામણીમાં 23-24માં 74 જેટલો સ્કોર हासिल કર્યો तो एक याद रखना 20-21 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 69 स्कोर था जो 23-24 में बढ़ के 74 हो चुका है तो भाई इंप्रूव हुआ है परसेंटेज हाँ भाई इंप्रूव हुआ है बढ़िया है तो ये एक जनरल चीज ध्यान में रखिएगा ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स में स्पेसिफिकली गोल 3 और गोल 16 में गुजरात को टॉप रैंक मिला हुआ है ठीक चलिए तो गोल 3 कौन सा है सारा અને સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી सारा स्वास्थ्य અને सुखाकारी इन शॉर्ट हेल्थ को लेकर है ठीक है हेल्थ को लेकर है और गोल 16 कौन सा है शांति न्याय અને मजबूत संस्थाओं ठीक है पीस फिर क्या बोलते हैं सॉरी पीस, जस्टिस उन सब की बात करता है ऐसा, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा है। इन दोनों में गुजरात को टॉप रैंक मिला हुआ है ऐसा, ठीक है? ये दोनों स्पेसिफिक गोल में, ठीक है? चलिए 2-4 चीज़ें ज़्यादा जो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स को लेकर है, ठीक है? तो ये जो एसडीई इंडिया इंडेक्स है, वो क्या, क्यों, कैसे? उसके लिए आपको एसडीजी पता होना चाहिए। एसडीजी 17 गोल्स है जो ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फुल फॉर्म ग्लोबल लेवल पे फॉलो किए जाते हैं कि भाई डेवलपमेंट करना है बट सस्टेनेबल ठीक है उसके पहले आपके कुछ अलग तरीके के गोल थे ऐसा ठीक है तो यहाँ पे इंडिया में एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है तो भाई नीति आयोग निकालता है ये ध्यान में रखना सारे के सारे 17 एसडीजी पे निकलता है नहीं भाई सिर्फ 16 एसडीजी पे निकलता है द रीजन इज 14th नंबर का जो गोल है ना उसको एक्सक्लूड किया जाता है तो व्हाट इज 14th नंबर का गोल तो लाइफ बिलो वाटर लाइफ बिलो वाटर ऐसा ठीक है पानी के मामले में बात करता है तो इसलिए क्योंकि हर एक के पास कोस्ट लाइन नहीं है हर एक स्टेट के पास कोस्ट लाइन नहीं है तो ये इसको काउंटिंग में नहीं ले सकते तो आउट ऑफ 16 एसडीजी से निकलता है ये 16 में से अपने को एसडीजी और एसडीजी 16 पे टॉप रैंक मिला हुआ है ऐसा ठीक है चलिए बाकी इन जनरल हमारा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है ऐसा ठीक है किस तरीके से ये रैंक देता है स्टेट्स को तो 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर करने के लिए देता है 100 इज द हाईएस्ट एंड 0 इज द लोएस्ट 0 से लेके 100 के बीच में स्टेट सॉरी रैंक स्कोर अचीव करना होता है ऐसा ठीक है 4 अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे होती है एक कैटेगरी होती है एस्पिरेंट
जिसका 0 से 49 के बीच में स्कोर आता है। दूसरी कैटेगरी होती है परफॉर्मर, जिसका स्कोर आता है 50 से 64 के बीच में। तीसरा आता है फ्रंट रनर, इसका स्कोर आता है 65 से लेके 99 के बीच में। और सबसे टॉप मोस्ट आता है अचीवर, मतलब जिसका 100 स्कोर हो, आउट ऑफ 100 हो वो। तो यहाँ से ही देख लो, गुजरात को अगर 74 रैंक मिला हुआ है, स्कोर मिला हुआ है सॉरी, 2023-24 में, तो 74 आप पता है आपका फ्रंट रनर में। ये चीज़ें डिराइव करनी होती है। तो भाई गुजरात को फ्रंट रनर रनर टैग मिला हुआ है 2023-24 के नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ऐसा, ठीक है? चलिए ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ आपका एसडीजी को लेकर। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में ही जाऊँगा, क्योंकि आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको बेसिक चीज़ें पता है, एसडीजी पता है, 17 होते हैं वो पता है। ये सारी चीज़ों को लेकर पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, इन सब को चीज़ों को लेकर आपको पता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन के बिना सर्वे आप लोग नहीं कर पाओगे, ऐसा है, ठीक है? सर्वे में आपको प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस ही डायरेक्ट आएगा, कंसेप्ट यहाँ पे नहीं पढ़ा है। ठीक है? चलिए, तो ये दूसरे के बारे में ध्यान रखिएगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसमें गुजरात का जो भी परफॉर्मेंस है वो, ठीक है? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट, तीसरा आपका है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। बहुत बढ़िया, ये कुछ नया दिखा है ऐसा, ठीक है? कहीं पाक्षिक में दिख नहीं रहा, कहीं सीएमओ पे दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे दिखा है ऐसा, ठीक है? चलिए, तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है? जैसे यहाँ पे जो है वो पढ़ लेते हैं पहले कि 2022-23 માં 48.5 સ્કોરથી નોંધપાત્ર રીતે સુધરીને गुजरात राज्यનો स्कोर 2023-24 માં 61.8% થયો। बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी सुधरा है हमारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। नाम से तो पता चल ही जा रहा है कि भाई फूड सेफ्टी, खाने की क्वालिटी को लेकर कुछ बात कर रहे हैं। तो हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा हुआ है, कभी 48 से 61 जितना स्कोर हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है। ठीक है? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो ये भी अपनी कैटेगरी का 6th रैंकिंग है। 2024 में जो निकाला हुआ है ना, वो छठी बार का निकाला हुआ है इन लोगों ने, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। कौन निकालता है? कोई भी बालाजी का पैकेट ठूस रहे हो, ठीक है? कोई भी बिस्किट खा रहे हो, कोई भी चॉकलेट खा रहे हो, उसको घुमा के देख लेना, उसके पीछे FSSAI का लोगो दिखेगा। दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई जिसको बोलते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये निकालता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में पड़ता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आपका पड़ता है, फसाई। हर एक फूड पैकेट के पीछे इनका लोगो होता है। ये फसाई के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है? क्या सारे स्टेट के निकलते हैं? तो हाँ भाई, हर एक स्टेट और हर एक यूटी के लिए निकलता है। 28 के 28 स्टेट और 8 की 8 यूटी, टोटल 36 की 36 चीज़ों के लिए ये निकालता है फूड सेफ्टी इंडेक्स। कि भाई खाने-पीने का मामला है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हर एक स्टेट और यूटी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक? तो ये तो जो 2024 का है, उसमें पहला रैंक किसका आया है? तो पहला रैंक आया हुआ है भाई केरला का। तो भाई आप पूछोगे कि सर ऐसे कैसे पहला रैंक दे दिया? ऐसे कौन-कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये लोग रैंकिंग निकालते हैं? तो ऐसे 5 से 6 पैरामीटर है, ठीक है? जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग निकालते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है आपका फूड टेस्टिंग इंफ्रा और सर्वेलेंस। फूड टेस्टिंग का जो भी इंफ्रा है और प्लस ये फूड टेस्ट के लिए जो भी सर्वेलेंस किया जा रहा है, वो एक पैरामीटर है जिसको 36% जितना वेटेज दिया हुआ है। अगर 100 मार्क्स दे रहे हैं ना, 100 में से 36 मार्क्स देने हैं आपको ये पैरामीटर को देख के, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। टेस्ट करने का इंफ्रा, लैब अवेलेबल है, इक्विपमेंट अवेलेबल है, साइंटिस्ट अवेलेबल है लैब में, केमिकल्स अवेलेबल है फूड को टेस्ट करने के लिए, और सर्वेलेंस आप सही तरीके से कर रहे हो, दुकान-दुकान में जाके देख रहे हो, हर एक डेयरी में जाके देख रहे हो कि भई मिठाई किस तरीके से बनती है, सर्वेलेंस कैसा है, ठीक है? दिवाली के टाइम पे आप लोगों ने ये सारे बहुत सारे न्यूज़ पढ़े होंगे। ये एसएमसी, एएमसी, बीएमसी वाले इधर-उधर की मिठाई की दुकानों में आके छापा मारते हैं कि भई कितनी सड़ी हुई मिठाई या फिर कितनी। चलिए, दूसरा, वो स्टेट कितना कंप्लायंस फॉलो कर रहा है। अगर सेंटर ने बोला है कि ये 5 चीज़ आपको फॉलो करनी है, तो ये 5 की चीज़, पाँचों की पाँचों चीज़ फॉलो कर रहा है, तो उसका कंप्लायंस कितना है, उसको भी देखा जाता है, जिसको 28% वेटेज दिया गया है। ठीक है? थर्ड आपका है इम्प्रूवमेंट कितना किया हुआ है पिछले साल के मुकाबले, जिसको 10% वेटेज दिया हुआ है। तो देखो भई गुजरात ने तो इम्प्रूव किया है, तो उसमें से 10 में से 10 मिलने चाहिए। ये मिले होंगे। चलिए, चौथा पैरामीटर है ह्यूमन रिसोर्स कैसा है ये फूड सेफ्टी वगैरह के मामले में, और उसके अलावा किस तरीके से डेटा मैनेज कर रहा है वो स्टेट। हर एक दुकान का, हर एक गली नुक्कड़ का उसके पास डेटा है प्रॉपर, ईयर वाइज डेटा मेंशन है, किसका अच्छा किसका बुरा, किसने कितना सर्टिफिकेशन लाया हुआ है, सारा डेटा वो स्टेट मैनेज कर रहा है क्या। तो ये वाले पैरामीटर को भी कुछ 9% जितना वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा पांचवा पैरामीटर है आपका कंज्यूमर एम्पावरमेंट। पर एम्पावरमेंट तो भाई सिर्फ
बैकएंड नहीं, फ्रंट एंड को भी देखा जा रहा है। दैट मीन्स फूड है इवेंचुअली कंज्यूमर के लिए, तो भाई कंज्यूमर का एम्पावरमेंट, उसको हेल्दी फूड मिल रहा है, वो अवेयर है अपने फूड पैकेट्स को लेकर, उसको अता पता है कि हाँ भाई ये एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए सिगरेट के पैकेट पे 74% एरिया में कि भाई ये हेल्थ के लिए हानिकारक है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कंज्यूमर एम्पावरमेंट कैसा है, 9% वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। एंड सिक्स्थ पैरामीटर इज भाई ट्रेनिंग वगैरह भी मिल रही है कि लोगों को ऐसे ही चेक करने जा रहे हैं, पता नहीं है कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है, कौन-सा सर्टिफिकेशन माँग रहा है, वो सर्टिफिकेट कितने साल तक के लिए वैलिड होता है, वो एक फूड इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए। तो फूड इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग मिल रही है क्या? तो उसको 8% वेटेज दिया गया है। तो इस तरीके से 100 में से अलग-अलग परसेंटेज में 6 पैरामीटर्स पे वेटेज देके फसाई आपका हर साल ये फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालता है, जिसमें गुजरात का स्कोर 61% जितना है। फर्स्ट नंबर पे है आपका केरला। ठीक है? चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है? हाँ, ठीक है? हाँ, तो जो चीज़ मैं ऐड करना भूल गया कि भई गुजरात कौन से स्टेट पे मतलब कौन से रैंक पे है, तो गुजरात इज़ ऑन द 4th। गुजरात 4th रैंक है ये 23-24 वाले में, ठीक है? और उसके पहले जो निकला था, तो गुजरात था 2nd प्लेस पे ऐसा, ठीक है? अब नहीं, वो डेटा जाने दो, वो डेटा जाने दो। अभी 23-24 वाले गुजरात 4th रैंक पे है ऐसा। गुजरात इज़ ऑन 4th। ठीक है? गुजरात इज़ ऑन द 4th प्लेस, 1.75 के स्कोर के साथ। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपका ये टूरिज़्म स्टैटिस्टिक्स उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा टूरिज़्म स्टैटिस्टिक्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म निकालता है, ठीक है? तो इसके हिसाब से ગુજરાત ભારતમાં વિદેશી પ્રવાસીઓ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થળ મનાય છે અને ઘરેલુ પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં 5મું સ્થાન ऐसा कुछ डेटा या फिर रैंक ज़रा मतलब याद रखने ये 4-5 इंडेक्स को इस तरीके से ध्यान ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जीएसडीपी अ, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस स्टेट जीडीपी आपको सबको पता होगा ऐसा बोल लो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फाइनेंशियल ईयर में एक जगह पे आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ठीक है चाहे आपका इंडियन हो चाहे एनआरआई हो डजेंट मैटर जो भी इंसान है और काम कर रहा है कितना गुड्स और कितना सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज जीडीपी और उसको स्टेट वाइज निकालना है तो उसको बोलते हैं एसडी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है? तो उसको लेकर कुछ बेसिक चीजें हैं ये कहता है कि गुजरात को यहाँ पे ग्रोथ इंजन बोला हुआ है यहाँ की इकोनॉमी का ठीक है? इंडिया की इकोनॉमी का टारगेट ये है कि 2026-27 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनानी है ऐसा, ठीक है? उसमें गुजरात अपना कंट्रीब्यूशन देगा कि भई 2030 तक मैं आपको 1 ट्रिलियन खुद करके दे दूँगा ऐसा, ठीक है? बाकी का 4 ट्रिलियन आप बाकी 27 स्टेट से ले लो, बाकी 1 ट्रिलियन 2030 तक मैं खुद ही करके दे दूँगा ऐसा। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। उसके अलावा ये जीएसडीपी को लेकर क्या-क्या याद रखना है, तो 2022 में जितना भी गुजरात का जीएसडीपी था, उसके कंपैरिज़न में 2023-24 में जितना भी जीएसडीपी है, 10% का ग्रोथ मिला हुआ है, ठीक है? ये ये परसेंटेज ध्यान में रखिएगा। जीडीपी, जीएसडीपी वैसे भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को जज करने का। तो ये जीएसडीपी में गुजरात ने 10% जितना बढ़ोतरी किया हुआ है, कंपेयर टू 2022-23 ये ध्यान में रखिएगा। आने वाले मतलब ये रनिंग ईयर में गुजरात का जीएसडीपी 24 लाख करोड़ जितना होने की संभावना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। और हमारा पर कैपिटा जीएसडीपी अगर गुजरात की बात करें तो वो कुछ 3,76,875 जितना है। लाख 76,875 ये हमारा पर कैपिटा एसडी ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो जीडीपी, जीएसडीपी में इतना ही है। तो और चीज़ें बता दूँ, ये जो गुजरात का जीएसडीपी है, जो भी वगैरह-वगैरह 10% बढ़ के आया। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% जितना है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा 42.9% जितना है। सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 7.3%। टॉप कंट्रीब्यूटर इज़ द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड द लीस्ट सॉरी कंट्रीब्यूटर इज़ द प्राइमरी सेक्टर, हस्बेंडरी, एग्रीकल्चर वगैरह-वगैरह ऐसा। ठीक है? देश के पूरे जीडीपी की अगर बात करें तो गुजरात थर्ड प्लेस होल्ड करता है अलग-अलग स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, क्या है? अगर पूरे इंडिया की बात करें। और पर कैपिटा जीडीपी की अगर बात करें तो पर कैपिटा जीडीपी में गुजरात 7th प्लेस पे आता है पूरे इंडिया
याद रखिएगा। पूरे इंडिया में गुजरात आता है 3rd जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट और पर कैपिटा जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में 7th। ठीक? चलिए, ये कुछ ध्यान में रखिएगा, निकाल रहा हूँ चीज़ों को यहाँ से बार-बार लिखने की। उसके बाद एक्सपोर्ट की बात है कि भई कितना सामान एक्सपोर्ट करता था ऐसा, ठीक है? तो बहुत बढ़िया है भाई। पूरा इंडिया जितना सामान एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें से 30.7% तो अकेला गुजरात एक्सपोर्ट करके देता है इंडिया को। ऑब्वियसली पूरे इंडिया में टॉप स्टेट है एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गुजरात करके देता है। कौन-कौन सी चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है? ध्यान में रखिएगा पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है? ये उसके मेन की सेक्टर है एक्सपोर्ट के। सेक्टर है एक्सपोर्ट के, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। वन ऑफ द स्टेटमेंट ऐसा आ जाए जिसमें एग्रीकल्चर लिखा हो आउट ऑफ नोवेयर, दूसरा ही कुछ लिखा हो लेदर ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारी कोर प्रोडक्ट पे मेंशन है सर्वे में ही। पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी रखिएगा, ठीक है? बस यहाँ तक की ध्यान में चल जाएगा। ठीक है? चलिए। बाजू वाला ग्राफ का मैं अभी कुछ ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, द रीज़न इज़ यहाँ पे आधा डेटा है क्योंकि अप्रैल से लेके दिसंबर तक का ही डेटा है और 3 महीने का डेटा आना बाकी है। तो ऐसा जज नहीं कर सकते कि ये साल में कम हो जाएगा। 30% था, 27 तक तो ऑलरेडी पहुँच चुका है ऐसा ठीक और 3 महीने बाकी है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, 25 तक। डेटा जब आएगा ना तब देखेंगे। चलिए एफडीआई की अगर बात करें, ठीक है? यहाँ पे एफडीआई इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई वगैरह के बारे में मामला पता हो, ठीक है? के बीच का डिफरेंस बताओ, ठीक है? ये बेसिक कांसेप्ट नहीं करा पाऊँगा, ठीक है? तो बाहर से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है देश में, बस इतना ही बोल पाऊँगा दैट इज़ एफडीआई, तो प्रत्यक्ष रोकाण, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये एफडीआई लाने के मामले के कॉन्टेक्स्ट में गुजरात अगर पूरे इंडिया में ₹100 आते हैं, तो गुजरात अकेला ₹16.4 लाके देता है ऐसा, ठीक है? मतलब 16% योगदान है गुजरात का ऐसा, ठीक है? और इसके साथ गुजरात हमेशा गुजरात 2nd प्लेस पे रहा है एफडीआई लाने के कॉन्टेक्स्ट में पूरे इंडिया में, ठीक है? ये ध्यान में रखना। 2021-22 में इसने जितना पैसा लाया था ना, वो कुछ 20,000 करोड़ था। के कॉन्टेक्स्ट में 23-24 में जितना पैसा लाया ना दैट इज़ 60,000 करोड़। तो 201% बढ़ा हुआ है गुजरात का एफडीआई, ठीक है? तो ये डेटा बहुत यूनिक है, ध्यान में रखिए। गुजरात का एफडीआई इनफ्लो 200% जितना बढ़ा हुआ है। अरे भाई ये बहुत होता है 201 21-22 के कॉन्टेक्स्ट में 23-24 में 200% कंट्रीब्यूशन के साथ गुजरात ने सेकंड प्लेस होल्ड किया है एफडीआई लाने के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है 16% जितना एफडीआई ये लेके आता है। ये ध्यान में रखिएगा। कौन से टॉप 5 कंट्रीज़ है जो गुजरात में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? फर्स्ट इज़ यूएसए, सेकंड इज़ मॉरिशस, थर्ड इज़ सिंगापुर, फोर्थ इज़ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फिफ्थ इज़ केमन आइलैंड। ऐसे तो एक्सक्लूसिवली ये 5 कंट्रीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि फिर वो स्टेटमेंट में आएगा आउट ऑफ नोवेयर फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रशिया तो आप लोग टिक कर दोगे, जापान ये बड़े-बड़े कंट्री नाम सुन के टिक कर दोगे। बड़ा कंट्री इसमें एक ही दिख रहा है दैट इज़ यूएसए। बाकी मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, केमन आइलैंड ये सारे छोटे-छोटे कंट्री है। तो ये 5 टॉप कंट्रीब्यूटर है। 86% जितना तो ये 5 कंट्रीज़ ही दे देते हैं गुजरात को ऐसा। चलिए तो ये ध्यान में रखिए एफडीआई को लेकर, ठीक है? फिर जीएसटी को लेकर लिखा हुआ है तो इंडिया में अगर ₹100 जीएसटी कलेक्ट होता है ना तो 100 में से ₹8 आपको गुजरात लाके देता है। 8% कंट्रीब्यूशन जीएसटी कलेक्शन में गुजरात का, ठीक है? तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ पे आपका कामकाज है कि भई यहाँ पे पोर्ट्स की बात हो रही है, तो वही पोर्ट्स को लेकर काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिलने के लिए है, ठीक है? तो बात हो रही है पोर्ट्स की। बंदर नीति अनुसार गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है ऑल वेदर डीप वाटर डायरेक्ट बर्थिंग पोर्ट बढ़िया सा नाम है ऑल वेदर, सब वेदर में चलना चाहिए। डीप वाटर भाई पानी इनफ डेप्थ का होना चाहिए। डायरेक्ट बर्थिंग फिर शिप आके तुरंत यहाँ पे खड़ी रहेगी। ऐसा नहीं कोई टो टो व्हीकल उसको खींच के आएगा कुछ नहीं भाई डायरेक्ट आके खड़ी रहेगी ऐसा, ठीक है? जनरली देखा होगा ना तो आपको टग बोट होता है, बड़ी शिप को खींच के लाने के लिए है, ठीक है? क्योंकि अगर शैलो वाटर है ना तो शैलो वाटर में वो खुद रन नहीं करती, दूसरी बोट उसको खींच के लाती है। नहीं भाई डायरेक्ट बर्थिंग आके खड़ा रहेगा। તરીકે નવા બંદરોના વિકાસ માટે 11 ગ્રીનફીલ્ડ સાઇટ્સ પસંદ કરવામાં આવી છે। આ 11 બંદરોમાંથી 6 खानगी और बाकी 5 संयुक्त। ऐसा है भाई पोर्ट बनाने के कॉन्टेक्स्ट में गुजरात 11 नए ग्रीनफील्ड पोर्ट ग्रीनफील्ड दैट मीन्स वो स्क्रैच से बनेंगे वहाँ पे नहीं है। तो 11 नए ग्रीनफील्ड पोर्ट्स बनाएगा जिसमें से
6 प्राइवेट है और 5 पीपीपी मॉडल पे चलेंगे, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलेंगे। तो ये ध्यान में रखिए। कार्गो हैंडलिंग जितनी कैपेसिटी है ना, उसमें 38% कंट्रीब्यूशन गुजरात करता है। ठीक है? तो ये तो हो गया, पर यहाँ पे काम किया है भाई कौन सी 11 साइट्स है, ठीक है? कौन सी 11 साइट्स है गुजरात में जो सिलेक्ट की गई है ये ग्रीनफील्ड के लिए। तो याद रखना खास करके नागरोड, वलसाड, ठीक है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ इनिशियल लिख रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिएगा ऐसा, ठीक है? नागरोड, वलसाड, फिर दूसरी साइट है दहेज, भरूच में, ठीक है? फिर है उसी तरह करके है देवभूमि द्वारका, देवभूमि ये द्वारका, ये दीव दमन नहीं है, देवभूमि द्वारका, ठीक। उसके बाद है मढ़वा करके है इन कच्छ, ठीक। उसके बाद है इठीविरडी इन भावनगर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ कुचड़ी करके है इन पोरबंदर, ठीक है। इसके बाद है करतानपुर, कानपुर इज इन भावनगर अगेन, ठीक। उसके बाद है जखौ, वो अगेन है कच्छ में, ठीक। उसके अलावा हजीरा, न्यू हजीरा सूरत में, के अलावा चांच करके है जगह, चांच इज इन अमरेली। ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके 11 नई साइट्स लाने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। जनरली है ना, एक ये सीएमओ पे हम लोगों को ये 10 ही मिली हुई है, ऐसा है, ठीक है। हर जगह पे ये 10 ही बोला हुआ है, सर्वे में सिर्फ 11 लिखा हुआ है, बाकी हर जगह पे 10 है। 11वीं कौन सी है मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये 10 ही है। 2-3 नाम मुझे कहीं पे मिले बट मैं श्योर नहीं हूँ उसके लिए, जस्ट बोल के रख रहा हूँ। छारा करके जगह एक लिखी हुई है जिन गिर सोमनाथ, ठीक है। ये ऑफिशियली नहीं है, मैं अभी से मेंशन कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, पर मुझे कहीं पे मिला हुआ है। फिर कांचीगढ़ करके है कच्छ में, और उसके अलावा एक और साइड मिली हुई है वांसी परसी, दैट इज इन नवसारी। ये 3 है ऐसा करके, ठीक है, पर ये पता नहीं मुझे, बाकी ऑफिशियली ये 10 ही मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में हमारे ग्रीनफील्ड पोर्ट्स बनेंगे। यहाँ पे जहाज आएगा, उतरेगा, सामान लोड अनलोड कार्गो हैंडलिंग होगा, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उद्योग की अगर बात करें तो उद्योग को लेकर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। गुजरात में जितने स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट एसईज़ी कैसे, क्यों, क्या, इस तरीके से पता होना चाहिए। पूरे दुनिया का 80% हीरा का प्रोसेसिंग, ठीक है, गुजरात करके, सॉरी 80% गुजरात, सॉरी 80% हीरा का प्रोसेसिंग गुजरात में होता है। और भारत का जितना भी हीरा, डायमंड का एक्सपोर्ट होता है, उसमें 95% कंट्रीब्यूशन गुजरात का है। पूरे दुनिया का 90% जितना हीरा कटिंग एंड पॉलिशिंग होता है, वो सूरत अकेला करके देता है। पूरा स्टेट भी नहीं, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट सूरत, वो अकेला पूरे दुनिया का करके देता है कटिंग और पॉलिशिंग। ये ध्यान में रखिए। ब्रीफ में ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं है। देखते हैं कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नीचे बात की हुई है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के में गुजरात ने कुछ 11% कंट्रीब्यूशन किया। 3 कॉन्टेक्स्ट में, पेट्रोलियम 62%, रसायन केमिकल में 53%, 53% और फार्मा में 45%। कुछ काम का नहीं ये डेटा, जो काम का होगा ना मैं एक्सक्लूसिवली बता दूंगा, और जिसमें ऐड ऑन भी करके दे दूंगा, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा कुछ औद्योगिक औद्योगिक में कुछ काम का नहीं है ये कितना, ठीक? यहाँ पे यहाँ तक अटके। नेक्स्ट पेज पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बहुत ही कोर डेटा है, उतना काम का नहीं है, ठीक है। इतना स्पेसिफिकली डिटेल में जाके आपको कुछ नहीं पूछेंगे कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम में कितना है, टोटल कितने हैं, उतना कोई नहीं पूछेगा ऐसा, ठीक है। मतलब ये आंकड़े से सरकार को कोई फायदा नहीं है आपको पूछ, ठीक है? चलिए यहाँ पे थोड़ा काम का है कि एनर्जी सेक्टर में क्या रोल है गुजरात का, सेक्टर में गुजरात का क्या रोल है। तो 2023 में, ये 2023 का जो डेटा है उसके हिसाब से गुजरात पूरे इंडिया में एनर्जी कैपेसिटी के भाई हमारी इतनी एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी है उसमें फर्स्ट नंबर पे था। एक डेटा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2022-23 के डेटा के हिसाब से पर कैपिटा कंजप्शन यूज की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2022-23 में माथादीठ वीज वपराशમાં ચોથું સ્થાન હતું, तो पर कैपिटा कंजप्शन के कॉन्टेक्स्ट इस पे, हाँ, ठीक है, यहाँ पे देना है। यहाँ पे और एक्सक्लूसिवली ध्यान रखिएगा कि जो भी विंड एनर्जी कैपेसिटी है जनरेट करने की, उसमें पूरे इंडिया में
गुजरात फर्स्ट पे है कि भाई हमारी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है विंड एनर्जी जनरेट करने की। सेकंड स्टेट पे है स्टेज पे है तमिलनाडु ऑब्वियसली, ठीक है। सोलर एनर्जी और इन जनरल रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और इन जनरल रिन्यूएबल एनर्जी इसकी कैपेसिटी गुजरात की जितनी है वो पूरे कंट्री में सेकंड प्लेस पे है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूरा इंडिया अगर 100 यूनिट जितना रिन्यूएबल जनरेट कर रहा है ना, तो 100 में से 18 जितना कंट्रीब्यूशन तो गुजरात ही कर रहा है। रिन्यूएबल में गुजरात का 18% कंट्रीब्यूशन है और न्यूक्लियर अगर पूरा इंडिया 100 जितना पावर न्यूक्लियर से जनरेट कर रहा है ना, तो वही गुजरात उसमें से 22.5% करके दे रहा है। अरे भाई बहुत होता है 22 पॉइंट, एक अकेला स्टेट करके। तो यहाँ पे एनर्जी का सिनेरियो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एनर्जी का सिनेरियो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गुजरात में जितने भी रिन्यूएबल के सोर्सेस है उसमें से सबसे ज्यादा है सोलार 52% जितना, उसके बाद है हाइड्रो पावर 6% जितना, उसके बाद है आपकी विंड 40% जितना है, उसके बाद है बायो 0.38% और स्मॉल हाइड्रो वो भी पॉइंट में है सर। पर फर्स्ट सोलर है और सेकंड विंड है। ऑब्वियसली मोर देन 90% आपको सोलर और विंड से ही मिलेगा। तो ये स्टेट की कैपेसिटी, ये स्टेट का बाइफरकेशन है कि स्टेट में रिन्यूएबल इस, ठीक है? तो इसको यहाँ पे एनर्जी वाला सेक्टर आगे बढ़ता है बाद में, ठीक है। अ, जैसे इसका सेशन देखते हैं बाद में कभी अलग से ही लेंगे कि भाई गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है। ये सारी अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ गुजरात में चल रही है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, गुजरात टेलीकॉम इंफ्रा पॉलिसी, गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी, एसएसआईबी स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, इस पे जीपीएससी मेंस पे क्वेश्चन है। न्यू आईटी पॉलिसी, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी, गुजरात ऐसा पहला स्टेट है पूरे इंडिया में जिसने अपनी खुद की सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई हो। ड्रोन एंड यूज़ पॉलिसी, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, रिन्यूएबल पॉलिसी, न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी जो अभी-अभी आई है जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसको कवर कर लिया है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर पॉलिसी हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसके अलावा कर लेंगे ऐसा, ठीक है? टूट-फूट अलग-अलग जगह पे हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिवली कहीं पे मैं कवर करा दूँगा या फिर इसका एक डॉक्यूमेंट तो बना के दे ही, ठीक है? चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे विकसित गुजरात 2047 ऐसा है कि भाई इंडिया 2047 पे सबका नज़र है। द रीज़न इज़ आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, ठीक है? 100 साल खत्म हो रहे हैं अपनी आज़ादी को, इतना तो आपको पता है। अब इन सब चक्करों में गुजरात भी पड़ा हुआ है कि भाई बढ़िया है, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करके दूँगा। तो ऐसा है कि गुजरात ऐसा पहला स्टेट है जिसने अपना विज़न डॉक्यूमेंट बना के दिया है कि भाई 47 तक मैं आपको क्या-क्या करके देने वाला हूँ देश में। सिर्फ गुजरात 2047 पहला डॉक्यूमेंट गुजरात ने बना के दे दिया है देश को, ठीक है? चलिए, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकसित गुजरात 2047 कब दे दिया था? ये विज़न डॉक्यूमेंट ऑलरेडी 2024 में ही दे दिया था। कहाँ पे दिया था? तो 10वीं 10th नंबर की जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रही थी ना 2024 में, वहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट बना के दे दिया था सरकार, कि लो हम लोग इस तरीके से बढ़िया का 47 का प्लान लेके चल रहे हैं। मैंने बोला क्या प्लान है? तो बोला कि भई देखो मेरा प्लान है ना 3 पिल्लर पे बेस्ड है। 3 पिल्लर में टोटल मैंने 11 अलग-अलग थीम कवर करके रखी हुई है। पूछा 3 पिल्लर कौन से हैं? पहला बोला लिविंग वेल पहला पिल्लर है मेरा, ठीक है? लिविंग वेल में 4 पैरामीटर मैंने रखे हुए हैं। इनिशियल्स लिखते जाता हूँ, समझ जाना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी मतलब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। दूसरा बोला है एजुकेशन एंड स्किल। तीसरा बोला हुआ है आर्ट एंड कल्चर और चौथा बोला हुआ है नारी शक्ति। तो बोला 4 पैरामीटर के साथ मैंने ये है लिविंग सॉरी लिविंग वेल और जो सोशल फैक्टर है उसको लिखा हुआ है। बोला कि दूसरा मैंने इकोनॉमिक फैक्टर रखा हुआ है अर्निंग वेल, ठीक है? इसमें और 4 पैरामीटर डाल के रखा हुआ है वे इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, टूरिज्म और एग्रो एंड रूरल इकोनॉमी। तो ये 8 पैरामीटर हो गए और बाकी की 3 बोला हुआ है की एनेबलर्स। ये हमको और पुश करेंगे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो की एनेबलर्स में पहला है सिटी एग्लोमरेशन मतलब क्या? एक कांसेप्ट मैंने पढ़ाया था एक आध बार, सूरत इकोनॉमिक रीजन है। ये बेस्ट एग्जांपल है सिटी एग्लोमरेशन का, कि एक शहर को डेवलप करो, के पीछे और 5 शहर डेवलप ऑटोमेटिकली होंगे। ये कांसेप्ट है कि सूरत इकोनॉमिक रीजन का ऐसा, ठीक। तो अभी-अभी नीति आयोग के जी हब में है, ये कहीं करेंगे, कहीं तो है। अच्छा नेक्स्ट पेज पे ये करते हैं इसको। तो ये सिटी एग्लोमरेशन बनाने पे ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा
ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स पे ध्यान दिया जाएगा और है आपका गवर्नेंस पे ध्यान दिया जाएगा। गवर्नेंस के मामले में गुजरात काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है? बहुत सारे पोर्टल्स ये वो करते हैं। तो ऐसा करके 11 अलग-अलग थीम पे 3 पिलर पे गुजरात ने अपना अ, विकसित गुजरात 2047 वाला क्या बोलते हैं रोड मैप बनाया हुआ है, ठीक है? चलिए, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक का चलेगा। नहीं और 2-4 चीज़ें विकसित गुजरात 2047 को लेके ही ये निकाल रहा हूँ, ठीक है? गुजरात क्या बोल रहा है कि हमारा टारगेट क्या है कि भई 2047 तक हम लोग 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के देंगे देश को, ठीक है? 3.5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन टारगेट तो इंडिया का है ऐसा, ठीक है? 3.5 ट्रिलियन गुजरात बना के देगा। इसके अलावा हमारा पर कैपिटा इनकम गुजरात का $38,000 होगा। अभी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है टू की, ठीक है? हमारा पर कैपिटा इनकम 38,000 हम लोग बना के देंगे, ठीक है? हमारी पॉपुलेशन तब तक 8 से 9 करोड़ हो चुकी होगी, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारा 1% से भी कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गुजरात में 1% से भी कम होगा, ठीक है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इतना बोल के छोड़ दे रहा हूँ, कुछ सर्च करना हो तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूपीएससी या फिर यूपीएससी ऐसा करके गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा ये क्या है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारा 0.01% से भी कम होगा, ठीक है? गुजरात में एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है लेस देन 50 होगा मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की हमको एयर मिलेगी ऐसा है, ठीक है? उसके अलावा लेबर फोर्स पार्ट सॉरी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमारा फीमेल का कंट्रीब्यूशन 75% से भी बढ़ जाएगा ऐसा, ठीक है? 75% से भी ज़्यादा महिलाएं काम करने लगेगी 2047 तक और हमारे गुजरात की अर्बन पॉपुलेशन 70% तक हो जाएगी 2047 तक। तो ये कुछ टारगेट या फिर ये कुछ एजम्पशंस लेके गुजरात चल रहा है। है? चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा विकसित गुजरात 2047 ठीक है? नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ऊपर लिखा हुआ है ग्रिड को लेकर ऐसा है, ठीक है? इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया है। ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्रिड स्टैंड्स फॉर गुजरात राज्य इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। गुजरात राज्य इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने नीति आयोग के स्केल पे ये ग्रिड गुजरात में बनाया हुआ है कि जैसे नीति आयोग इंडिया का थिंक टैंक है। लोग सोच विचार करके एक्सपर्ट साथ में मिलके बैठ के चर्चा करके इंडिया को लेकर पॉलिसी जैसे नीति आयोग में बनाते हैं वैसे ही गुजरात को लेकर पॉलिसी अब से बनेगी ग्रिड में GRIT ठीक है। इसकी पहली मीटिंग हो चुकी है जिसका मैंने न्यूज़ में करवाया हुआ था। ग्रेट थिंक टैंक है। अब ऐसा है कि इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होगी और इसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। ये साल में 1 बार मिलेगी, ठीक है? और ये साल में हर 3 महीने क्वार्टरली। इसमें 10 मेंबर होंगे, इसमें कुछ नहीं। इसमें चेयरमैन के तौर पे होंगे आपके चीफ मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन के तौर पे होंगे इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और उसके अलावा एग्रीकल्चर, होम और बाकी सारे मिनिस्टर्स को रखा गया दैट इज़ गवर्निंग काउंसिल। ये हमेशा डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेगी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑब्वियसली डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का काम करेगी। 10 मेंबर की है, 10 मेंबर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स वगैरह-वगैरह को लिया जाएगा, ठीक है? इनको जो हेड करेगा दैट इज़ उसके सीईओ। अभी सीईओ के नाम पे श्रीमती एस अपर्णा करके एक लेडी है। श्रीमती एस अपर्णा करके लेडी है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एग्जीक्यूटिव विंग की सीईओ है ऐसा। ठीक है? तो इस तरीके से ग्रिड काम करेगा और ये गवर्निंग बॉडी की पहली मीटिंग हो तब मैंने आपको ये ग्रिड करवाया। तो इतना तो ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म हर एक तरीके का विज़न, हर एक तरीके की पॉलिसी बना के देगा। ठीक है? चलिए, ये ध्यान में रखिएगा ग्रिड को लेकर। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है जी हब, ठीक है? तो ये भी मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है। यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ। वहाँ पे कवर कराया होगा जो मेरे करंट अफेयर्स पाक्षिक वाली सीरीज़ चल रही है ना, यहाँ पे मैंने कवर कराया होगा पर मैं यहाँ पे जिस्ट दे देता हूँ। ग्रोथ हब, जी हब स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हब। तो ये ग्रोथ हब प्लान है नीति आयोग का। नीति आयोग ने बोला कि भई मैं देश में ऐसे 4 ग्रोथ हब बनाना चाहता हूँ। कौन से 4? सूरत, मुंबई, वाराणसी और विशाखापट्टनम। सूरत, मुंबई, वाराणसी इज़ इन यूपी एंड वाइज़ैग इज़ इन आंध्र प्रदेश। मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र एंड सूरत इज़ इन गुजरात। तो 4 ग्रोथ हब बनाना चाहता हूँ। ठीक है? 4 ग्रोथ हब में से उसने पहला सूरत इकोनॉमिक रीजन को लेकर बात कर लिया। सूरत इकोनॉमिक रीजन में सूरत प्लस और 5 डिस्ट्रिक्ट मिला के, कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट? भरूच, नवसारी, तापी, डांग, वलसाड। अगर यहाँ पे सूरत है, ऊपर भरूच, यहाँ पे नीचे नवसारी, बाजू में तापी, यहाँ पे वलसाड और यहाँ पे डांग। तो टोटल ये 6 टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट मिला के पूरा का पूरा सूरत इकोनॉमिक रीजन बनेगा। पिछले स्लाइड में मैंने बात की थी, यहाँ पे कुछ सिटी एग्लोमरेशन की बात की थी यहाँ पे। अच्छा, इसी के विज़न डॉक्यूमेंट में की एनालिसिस में सिटी एग्लोमरेशन की तो पूरे विश्व को जोड़ के एक कॉमन इकोनॉमिक रीजन बनाया जाएगा। ये हर एक चीज़ पे काम करेगा इकोनॉमिक रीजन। बी इट टूरिज़्म, डायमंड, टेक्सटाइल,
केमिकल, कपड़ा, लत्ता हर एक चीज़ की इकोनॉमी बढ़ाने को लेकर ये ध्यान देगा ऐसा है, ठीक है? ना एक्सक्लूसिवली डायमंड को लेकर है, ना सिर्फ़ और सिर्फ़ टूरिज़्म को लेकर है, ना सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्सटाइल को लेकर है, हर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देगी, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये है जी हब, किसका है? नीति आयोग का है एक्चुअल में ये। देश में 4 बनाए गए, 4 में से एक का सूरत है। तो सूरत प्लस आजू-बाजू के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, ठीक है? यही क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये एसईआर रीजन में सिर्फ सूरत नहीं, एसईआर रीजन में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं और ये लोग गुजरात की जीडीपी में 25% जितना योगदान देते हैं। गुजरात के 6 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ टोटल 34 34 डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में जिसमें से सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट 25% योगदान दें, वो कोई छोटी बात नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको चूज़ किया है एज़ अ जी हब, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये हुआ आपका मेन सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट। उसके अलावा कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की हुई है, नोंदनीय प्रोजेक्ट। तो पहला नोंदनीय प्रोजेक्ट है खावड़ा ऊर्जा पार्क। खावड़ा ऊर्जा पार्क इज़ इन कच्छ। ये कच्छ में है, ध्यान में रखिएगा। 37 गीगावाट का ये प्लांट है। बड़ौदा विश्व ना સૌથી મોટા ऊर्जा पार्क तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाइब्रिड पार्क है सोलर प्लस विंड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाइब्रिड पार्क है कच्छ के खावड़ा में सोलर प्लस विंड को लेकर ऐसा है। 2026 आते आते ये अपनी 100% कैपेसिटी में चलने लगेगा। तो एज़ ऑफ नाउ उतना ही एज़ ऑफ दूसरा है सेमीकंडक्टर तो गुजरात पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा 4 जगह पे गुजरात अपने सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने वाला है। 4 जगह कौन-सी है? चारों की चारों डिक्लेयर्ड नहीं है, चारों में से 2 ही पता है। एक आणंद बता है और एक धुलेरा बता है। यहाँ पे સાણંદ की बात की हुई है कि સાણંદમાં સેમિકન્ડક્ટર એકમ સ્થાપવા માટે કેયન્સ સેમિકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि साणंद में कौन है? केयन्स सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बनाएगा 33 करोड़ का आंकड़ा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी सेमीकंडक्टर डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको कोई ना कोई लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन-कौन से मेन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बताऊँगा ऐसा ठीक है? हर एक चीज़ कर नहीं सकते। काम की ही करनी होती है। सुदर्शन सेतु कहाँ पे है? द्वारका से लेके बेट द्वारका तो को जोड़ता है ये सुदर्शन सेतु। अभी भी 2024 में इसका इनॉग्रेशन किया हुआ था। काम का इसलिए है नाम उसका एक तो सुदर्शन सेतु ध्यान में रखना। सुदर्शन वही कि भई द्वारका इज़ अ नगरी ऑफ भगवान श्री कृष्ण जिसका सुदर्शन चक्र था तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेतु नाम रखा हुआ है। ठीक है? इसके अलावा ये देश का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। ऐसे केबल पे बनाया हुआ है पूरा। सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज। चलिए बस इतना ही, ज़्यादा इसके बारे में चर्चा है। इसके अलावा काम का है ये पीएम एकता मॉल, ठीक है? ये पीएम एकता मॉल क्या है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक स्कीम चल रही है। एक देश के हर एक-एक डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिक प्रोडक्ट में हेल्प करेंगे जो वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ में हेल्प करेंगे। तो ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट अपनी-अपनी एक-एक प्रोडक्ट लेके बैठ जाएगा, ठीक है? अब यही सारे प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए गुजरात में देश का सबसे पहला एकता मॉल बन रहा है कि यहाँ पे ऐसी सारी ओडी-ओबी प्रोडक्ट को रखा जाएगा और उसको यहाँ से बेचा जाएगा। मॉल है तो ऑब्वियसली कमर्शियलाइज़ पर्पज़ है। वैसा देश का सबसे पहला एकता मॉल सूरत में हम लोगों ने बनाने का चालू कर दिया है। ऐसा, ठीक है? कितना खर्चा, कितना स्क्वायर फुट कुछ काम का नहीं है ऐसा, ठीक है? सूरत में बन रहा है ये रहा, सूरत में बन रहा है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके अलावा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी इसको पाक्षिक वाले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। ज़्यादा मैं इसको लेकर यहाँ पे बताऊँगा नहीं ऐसा, ठीक है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ब्रीफ में फटाफट अगर बता दूँ ना, तो ऐसा है कि इसका काम 2 फेज़ में एक तो होने वाला है। पहला फेज़ जो है ना, वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मॉडल पे काम करेगा और दूसरा फेज़ जो है ना, वो पीपीपी मॉडल पे काम करेगा। इसके अलावा ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा। ये दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट मॉडल के टाइप हैं, ठीक है? अगर खोजना है ना, तो गूगल सर्च कर लेना। ये दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट मॉडल के टाइप हैं। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट काम करेगा और यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मॉडल पे कुछ काम है तो इसको एक तो ध्यान में रख लेना। कौन-सी मिनिस्ट्री इसको बनाने वाली है या फिर कौन-सी मिनिस्ट्री के अंडर में रन होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड एयरवेज़ करके है, ठीक है? एंड वाटरवेज़ सॉरी पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज़ तो मिनिस्ट्री के अंडर में काम रहेगा। साथ-साथ में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी कुछ-कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी ऐसा, ठीक है? कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी क्योंकि उसी का उसकी थीम भी वहाँ पे है ऐसा, ठीक है? तो 2 फेज़ में इसका काम हो रहा है ऐसा, ठीक है? हाँ, ऐसा ध्यान में रखना कि सेकंड फेज़ में है ना कुछ बढ़िया से थीम पार्क वहाँ पे बन रहा है। कि मरीटाइम एंड नेवल थीम पार्क के अलावा क्लाइमेट चेंज थीम पार्क, फिर मॉन्यूमेंट थीम पार्क और एडवेंचर एंड अम्यूज़मेंट थीम पार्क। ये थीम पार्क बन रहा है उसके सेकंड फेज़ में ये वाले में। पहले वाले फेज़ में थोड़ी डिफेंस, हेरिटेज टाइप चीज़ें बनेगी।
अपना नेवी अलग-अलग हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह-वगैरह को वहाँ पे रख रहा है। ठीक है? तो बस ये कुछ है आपके नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है? तो ऑब्वियसली लोथल में ये बन रहा है। लोथल में ही क्यों? सेम इसका तो मुझे आंसर देने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। लोथल में ही क्यों? वैसे मैंने डिटेल में ये करवाया हुआ है, ठीक है? डिटेल में ये मैंने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये पाक्षिक वाले लेक्चर में करवाया हुआ है, गुजरात का करंट अफेयर्स। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को लेकर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर पाऊँगा। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तो देश का गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अहमदाबाद में बना हुआ है, ठीक है? पीपड़जमा, पीपलज करके जगह वो है अहमदाबाद में, वहाँ पे ये बना हुआ है। ज़्यादा फैक्ट काम का भी नहीं है, पूछना भी नहीं है। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट में से एनर्जी जनरेट की जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बायोगैस का नाम ले लेता हूँ। ये ध्यान में रखिएगा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इसको भी डिटेल में गुजरात के करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है ऐसा, ठीक। आप बोलोगे कि सर सारा तो आप बोल रहे हो कि करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या डिस्कस करें? तो यहाँ पे इकोनॉमी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे ऐसा, ठीक है? ये तो जस्ट जनरली पहला सेशन है जिसमें गुजरात की इकोनॉमी का ओवरव्यू दिया हुआ है ऐसा, ठीक है? स्पेसिफिकली जब एग्रीकल्चर डिस्कस होगा, इंफ्रा डिस्कस होगा, तब बहुत सारी चीज़ें जो करंट में कवर्ड नहीं है, जो मैं बोलूँगा आपको कवर कराऊँगा। इंडस्ट्रीज़ डिस्कस करेंगे, सोशल सेक्टर डिस्कस करेंगे, ऐसा, ठीक है? चलिए, ये टाटा को लेकर बोल चुके हैं कि टाटा 295 ठीक है? टाटा प्लस 10 कंट्री मिलके यहाँ पे गुजरात में वडोदरा में प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, जहाँ पे ये C295 आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेगा, ठीक है? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेगा। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट को भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये कि ये अपने आर्मी के एवरो को रिप्लेस करेगा। एवरो करके ऑलरेडी अपने पास ब्रिटिश कंपनी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट मतलब चीज़ों को सामान लाने ले जाने के लिए, जिसकी जगह हम लोग ये C295 यूज़ करेंगे ऐसा, ठीक है? ऑल वेदर मल्टीपर्पज़ है, ठीक है? ऐसा है जिसमें से 16 स्पेन डायरेक्ट दे देगा और बाकी के 40 हम लोग यहाँ पे बनाएँगे, ठीक है? तो 70 से भी ज़्यादा क्रू मेंबर्स और सामान ले जाने की क्षमता रखता चलिए, तो ये C295 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी योजना ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ठीक है? ऐसा है कि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट की 680 स्कीम्स को एक ही कॉमन पोर्टल पे ला दिया गया है ताकि आपको ईज़ी टू एक्सेस कोई भी स्कीम को लेकर अप्लाई करना हो सेंट्रल या फिर स्टेट की एक ही जगह से लाके कर दो ऐसा। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका GCAS तो भी वैसे तो डिस्कस कर चुका है। गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज़ गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज़ कोई भी कोर्स को लेकर एडमिशन लेना हो, ये एक कॉमन पोर्टल है। देश का पहला ऐसा पोर्टल है जो आपको कॉमन एडमिशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये जीसी के अलावा ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। ऑब्वियसली अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रन कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा कुछ काम का है। आतिथ्यम टूरिज्म फूड फुटफॉल डैशबोर्ड। तो गुजरात ऐसा पहला स्टेट है जो ऐसा कुछ डैशबोर्ड तैयार किया हुआ है ऐसा, ठीक है? ऐसा कोई डैशबोर्ड तैयार किया हुआ है आतिथ्यम। आतिथ्यम। तो आप बोल रहे हो कि इतना सोच विचार करके नाम क्यों लिख रहे हो? तो ऑब्वियसली इसका फुल फॉर्म है ऐसे, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है ब्रिगेड ऑफ एक्सेसिबल टूरिस्ट ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ यात्रा। कोई सेंस बिठाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों फुल फॉर्म रखा है तो ऐसा है। ब्रिगेड ऑफ एक्सेसिबल टूरिस्ट ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ यात्रा ऐसे करके आतिथ्यम करके डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है? ये डैशबोर्ड पे ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे 109 डेस्टिनेशन जो अच्छे खासे घूमने को लेकर है वो मेंशन करके रखे हैं। इसमें से स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हम लोगों ने दे के रखे हैं, लीजर के लिए जाके आराम करना है इसके लिए दे के रखे हैं, हेरिटेज डेस्टिनेशन लेके रखे हैं और फॉर दैट मैटर बिजनेस डेस्टिनेशन भी दे के रखे हैं। मैक्सिमम हम लोगों ने ये हाँ, तो मैक्सिमम हम लोगों ने ये स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन दे के रखा है, ठीक है? ऐसा करके 109 डेस्टिनेशंस दे के रखा है जिसका टारगेट है कि भई इसको 200 डेस्टिनेशन को करना है एनी ठीक है? तो इस थीम पे ये आतिथ्यम करके फुटफॉल डैशबोर्ड आपका टूरिस्ट का डैशबोर्ड चल रहा है। गुजरात ऐसा पहला स्टेट है। आतिथ्यम का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। ये जस्ट आपका पहला लेक्चर हुआ गुजरात इकोनॉमिक सर्वे का। इसमें हम लोगों ने गुजरात की इकोनॉमी का जस्ट ओवरव्यू किया हुआ है ऐसा, ठीक है? जस्ट ओवरव्यू। बाकी के लेक्चर्स हम लोग एक-एक करके करेंगे। एक लेक्चर आपका होगा पॉपुलेशन पे,
एक लेक्चर आपका होगा एग्रीकल्चर पे, एक लेक्चर होगा इंफ्रा पे, एक लेक्चर होगा इंडस्ट्री पे और एक लेक्चर होगा आपका सोशल सर्विसेज पे। ऐसा करके पूरा का पूरा सर्वे, ठीक है? ये जैसे सर्वे का प्रिंट आउट है, टोटल ये 5 या 6 ही थीम है जो मैंने आपको बोली हुई है। तो ये पाँचों 6 थीम में आपको फुल ओवरव्यू प्रॉपर्ली दे दूँगा, ठीक है? ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपका गुजरात इकोनॉमिक्स का हो जाए। ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ गुजरात इकोनॉमिक्स सर्वे। ठीक? चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे।